हमारी सोच हमारा फ्यूचर बनाती है। जिंदगी में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। हर कदम पर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर कुछ बनना चाहते हैं तो ठान लीजिए कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमें रुकना नहीं है। आप सब बच्चों को बताता चलूं, कोरोना वायरस ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिससे हर एक इंसान वैक्सीन का इंतजार करने लगा है। ऐसे में कई लोगों के लिए एक करियर ऑप्शन भी बन गया है। आज दुनिया में रिसर्चर और वैक्सीन डेवलपर्स की ज़रूरत है। जिस तरह से दुनिया भर में नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, उससे देखते हुए अब बायोलॉजिस्ट की डिमांड भी बढ़ गई है। आज चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में हम बात करेंगे कि आप एक अच्छे वैक्सीन डेवलपर कैसे बन सकते हैं, कौन लोग हैं जो ये कोर्स कर सकते हैं और इंडिया में कौन कौन से कॉलेज मौजूद हैं जहां से आप इस सब्जेक्ट के साथ अपना करियर संवार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते, करियर इन वैक्सीन डेवलपमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाज़रीन, दुनिया में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं और इस बीमारी से इंसान को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम इंसान ही हैं जो रिसर्च करके वैक्सीन बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं और इंसानियत को बचा सकते हैं। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक बड़ी बड़ी कंपनियां दिनों रात मेहनत कर रही हैं कि वैक्सीन तैयार की जाए और इस बीमारी से लोगों को निजात मिले। लेकिन ये कौन लोग हैं जो वैक्सीन तैयार करते हैं, जो मेडिसिन तैयार करते हैं? क्या इसमें भी आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन है या नहीं? है ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में डिमांड बढ़ती ही जा रही है वैक्सीन डेवलपर्स की। तो आइए इस पर बात करने के लिए हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जनाब SM रज़ा सर, फैकल्टी में सलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, करियर काउंसलर हैं, मोटिवेटर्स हैं, आपके सवाल का जवाब भी देते हैं और एक करियर ऑप्शन को बिल्कुल ही आसान तरीके से कैसे आप पहुंच सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, वो हमें बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सर से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन कराम और स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपका इस शो पे और बेहतरीन करियर ऑप्शन वैक्सीन डेवलपर के लिए। कैसे आपको बढ़ना है, आपके अंदर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो रास्ते हम लोग इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपको डिटेल करके बताएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हैं। जी सर, जैसा कि ये प्रोग्राम का 3 हिस्सा है। पहला एक है कि जो है नोटिफिकेशंस क्या है, अपडेट्स क्या है इंडिया में। दूसरा हिस्सा है कि हम किसी सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या करियर ऑप्शन निकल कर आता है। तीसरा हिस्सा जो होता है वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत अहम होता है क्योंकि लोग सवाल करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो है अपडेट्स क्या है NITs की, IITs की, आगे क्या होने वाला है, किस तरह से काउंसलिंग होने वाली है, क्या राउंड बचे हैं अभी? बेहतरीन एक पोर्शन इस प्रोग्राम का अपडेट्स, क्योंकि अपडेट्स करना इसलिए आपको ज़रूरी है कि बहुत कम टाइम आपको मिल रहा है और कम टाइम के अंदर सारी चीज़ों को आपको पूरा करना है। JEE मेंस के रिज़ल्ट के बाद, IIT JEE एडवांस के रिज़ल्ट के बाद जो IITs में, IIITs में, NITs में, SFTI, GFTI, तकरीबन मोर देन 100 कॉलेजेस में जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 8 तारीख से 15 अक्टूबर, 8 to 15 अक्टूबर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे JEE मेंस जिनकी अच्छी परसेंटाइल आई हो, जो सिलेक्शन जिनका सिलेक्शन हुआ हो या जिन्होंने IIT JEE एडवांस में कामयाबी हासिल की हो, वो बच्चे ऑनलाइन जा करके josa.nic.in ये साइट है, इस साइट पे आप जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट, रिपीट कर रहा हूँ, 15 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काउंसलिंग के राउंड शुरू होंगे। इस बार 6 राउंड की काउंसलिंग होगी। ध्यान रखना है, पिछले साल 7 राउंड हुए थे, लेकिन इस बार 6 राउंड में काउंसलिंग पूरी की जाएगी और ये प्लानिंग की जा रही है कि दीपावली के पहले यानी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और नवंबर मिड से आपका एकेडमिक कैलेंडर यानी उसका की शुरुआत भी हो जाए। ओके, यानी नवंबर तक जो है हमारा स्टडी जो है वो शुरू हो सकती है, हमारी पढ़ाई शुरू हो सकती है। जी हाँ, और रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी आप कराएं और JEE मेंस के परसेंटाइल के बेस पे आपको NITs जो कि 31-32 हैं और 23 आपके IIITs हैं,
SFTI is an state technically funded institute, GFTI government technically funded institute, and 23 IITs हैं. जोसा यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी एक बॉडी है, और ये बॉडी आपको आपके मार्क्स यानी आपकी रैंक और परसेंटाइल के बेस पे NITs और IITs में आपको सीट एलोकेट करेगी. काउंसलिंग का राउंड आप कंप्लीट करने के बाद जब आपकी सीट एलोकेट हो जाएगी तो आप ऑनलाइन फीस सबमिट करके ऑनलाइन ही एडमिशन भी आप ले सकते हैं. आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर से ही सारी चीज़ें आप करेंगे. हाँ, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एकेडमिक कैलेंडर की शुरुआत हो जाएगी, तो सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे हम लोगों ने बताया था कि गवर्नमेंट फैसला करेगी और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. स्टार्ट में हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो, उसके बाद फिर आप ऑफलाइन ट्रैक पे आ जाएंगे. सर मैं यहाँ थोड़ा सा जो है क्लियर करना चाहूँगा, JEE मेंस का जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन लोग ही एडवांस की तरफ बढ़ सकते हैं, राइट? जी हाँ. ओके. और मैंने बताया था आपको कि JEE मेंस के परसेंटाइल के स्कोर पे आपको NITs में दाखिला मिलेगा, IIITs में आपको दाखिला मिलेगा. अब उसके बाद कट ऑफ क्लियर करने के बाद IIT JEE एडवांस आपने दिया होगा, जिसका रिजल्ट 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ चुका है. उसमें सिलेक्शन के बाद आपको IITs में दाखिला मिल सकता है, IISER में आपको दाखिला मिल सकता है, IIST में दाखिला आपको मिल सकता है, और IISc बेंगलोर में दाखिला मिल सकता है. तो ये सारी काउंसलिंग एक साथ हो रही है. जोसा इसको कंडक्ट कर रही है और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है. 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर आपको ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड करना है. अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपको मिस नहीं करना है, जल्दी से आपको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है. ओके. एडवांस स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए आपको जल्द से जल्द जो है 15 अक्टूबर आपने बताया है लास्ट डेट है, उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेना है. अब मैं बढ़ता हूँ क्लैट एग्जाम रिजल्ट की तरफ. जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका क्या एनालिसिस है, आप किस तरह से इस बार के रिजल्ट को देख रहे हैं? बेहतरीन एक रिजल्ट इस बार का. थोड़ा कुछ अलग अलग एनालिसिस आ रहा है लोगों का, और मैं कमेंट्स देख रहा था, मैं भी पढ़ रहा था न्यूज में. जी, तो रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, और देखें इस बार थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई. राइट, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज हुआ तो बच्चों के अंदर परेशानी. मैं यही आपसे कहता हूँ हमेशा कि सब्जेक्ट को समझ के आपको पढ़ना है. पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट का कंटेंट चेंज नहीं हुआ. क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हुआ इस बार की जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस ज्यादा आ गए, और एक एक कॉम्प्रिहेंशन में तकरीबन 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन के क्वेश्चंस थे. तो जनरली क्या होता है, जो हमारी आदत होती है शुरू से पढ़ने की, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 लाइन से ज्यादा तीसरी लाइन या चौथी लाइन अगर लिखी हुई दिख जाती है तो हम निगेटिवली, वहीं से एक साइकोलॉजी हमारी निगेटिव होती जाती है और हम उस क्वेश्चन को करने की आदत अपनी डालते ही नहीं है. मैं एक बात यहां से कहना चाहूंगा आपको. सपोज करो एक मैंने क्वेश्चन दिया, किसी भी कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चन दिया, और वो क्वेश्चन मैंने 2 लाइन नहीं दे के 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन या 6 लाइन में दिया. तो आप मुझे बताएं कि उस क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा होगा, उस कंसेप्ट पे बेस कोई बात ही मैंने रखी होगी. तो जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हैं तो आप उसको नेगेटिव ना लें. आप ऐसे सोचें कि उस क्वेश्चन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई की जा रही है, यानी जितनी इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन को टैकल करने में उतनी ही आसानी होगी. सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन को देख के देखा क्या जाता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा है. होता क्या है, 3 लाइन पढ़ा आपने, जैसे चौथी लाइन पे आए आपका माइंड डेविएट कर गया, आप भूल गए कि पहले लाइन में आपने क्या पढ़ा था. तो यहां ये देखा जाता है नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम करके कि आपका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा हाई है. तो ये उसी का एग्जामिनेशन था. बच्चे थोड़ा सा परेशान जरूर हुए. कंप्लेन बच्चों की बहुत आई है, तो अथॉरिटीज की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है इस पे? मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है. अभी तक कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है कि आप हर तरह से तैयार रहें. आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाएं तो ध्यान रखेंगे जहां सीट्स कम होगी और जहां स्टूडेंट ज्यादा होंगे वहां सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ होगा, वो चेंज भी हो सकता है, उसके पैटर्न में तब्दीली भी आ सकती है. तो अब वो बच्चे जो आगे चल के एंट्रेंस देने वाले हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ें अटेंटिव होके पढ़ें. नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के भी करने की आप कोशिश करें. सर अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. नीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं लोग, उसमें क्या अपडेट है, क्या निकल कर आ रही है न्यूज़? हम लोगों ने पहले बताया था प्रोग्राम में कि नीट का रिजल्ट 12 अक्टूबर को आना है, और जैसे ही काउंसलिंग नीट की शुरू होगी हम लोग यहाँ से आपको प्रोसेस भी बताएंगे और कट ऑफ भी यहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे. और अगर आपके अपने कोई सवालात इस सिलसिले से हैं तो आप सवाल को लिखें, अपना मार्क्स बताएं, अपनी रैंक बताएं और अपना स्टेट भी आप बताएं. और अगर कोई कैटेगरी आपकी है
आई मीन EWS में आप हैं, ST/SC हैं, OBC हैं या जनरल कैटेगरी में, कैटेगरी में मेंशन करें, तब मैं यहाँ से आपको ज़रूर बताऊंगा कि पिछले साल इतने मार्क्स में कहाँ पे किस कॉलेज में MBBS या BDS मिला और इस साल क्या उम्मीद है। तो इंशाल्लाह ये भी अपडेट हम लोग यहाँ से आपको ज़रूर करेंगे। ओके सर, महाराष्ट्र के एडमिशन की जो सेकेंड लिस्ट आने वाली थी जी, अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट आपके पास है? अपडेट ये है कि अभी तक वो सेकंड लिस्ट नहीं निकल पाई है, काफ़ी डिले हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ इस पर फैसला हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है और फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट अभी भी रुकी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ इस पर फैसला हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्यूवर्स, ये थे अपडेट्स जो हमने आपको किया इस हफ्ते के। अगले हफ्ते अपडेट्स लेकर फिर हम हाजिर होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे SM रज़ा सर। अब मैं बढ़ता हूँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि वैक्सीन डेवलपर यानी बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इसमें क्या करियर है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैक्सीन डेवलपर कौन होते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ही है कि वैक्सीन कौन डेवलप करता है, मतलब क्या सब्जेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है? पिछले प्रोग्राम में एक बच्चे ने सवाल राइज किया था साजिद साहब कि कॉमर्स से मैं क्या कर सकता हूँ जी। तो एक चीज़ और यहाँ मैं रखूँ कि जनरल परसेप्शन ये होता है कि अगर हमने बायो ऑप्ट कर लिया, या कॉमन मास में ये एक थॉट ये होता है कि अगर हमने बायो ले लिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या निकला, ज़्यादा से ज़्यादा MBBS, या BDS या अगर बायोटेक या B फार्मा या ये बरसों पुरानी सोच है सर कि बायो ले लिया तो इसके डॉक्टर के अलावा और किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। लेकिन आप देखें, बायो के बारे में मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करूंगा। हम ये सोचते हैं कि बायो बहुत लिमिटेड फील्ड है, लेकिन तकरीबन 25 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। ओके, ग्रेट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS या BDS तक ही महदूद है? एकदम नहीं है। और देखिए, आपने पिछले प्रोग्राम में आपने लॉ के बारे में कितनी अच्छी बात रखी कि सिर्फ कोर्ट तक जाना ही LLB का एक हदफ नहीं है। LLB करने का आप लॉ करके बहुत सारे आप टैक्स में भी, टैक्सेशन में भी जा सकते हैं, NGO में भी काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में भी आप काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी आप काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अब बायोलॉजी में इनफैक्ट जैसे आपको जाना है तो जनरली जो बच्चों के माइंड में बायोलॉजी के 2 ब्रांच निकल के सामने आते हैं। एक वो सोचता है बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। लेकिन मैं स्क्रीन पे आपको बारी बारी बायोलॉजी के वो सारी फील्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप देखें कि आपके पास कितने सारे डिफरेंट ऑप्शंस बायोलॉजी में डेवलप हो सकते हैं। आप खुद सोचें, बायोलॉजी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, तो सोचें कि लाइफ को लैविश बनाना, उसको सिक्योर करना, उसकी सेहत के ऊपर ध्यान देना, उसकी इम्यूनोलॉजी पे ध्यान देना, उसके डाइट पे ध्यान देना, इन्वायरमेंटल इफेक्ट बॉडी पे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना, वैक्सीनेशन कैसे कराया जाए कि आने वाले टाइम में बीमारियों से आप सेफ अपने आप को रखें, ये एक पोर्शन हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज कर सकती है, इम्यूनोलॉजी भी एक वहाँ से ब्रांच निकल के आएगी। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी और इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है क्योंकि बायोलॉजी के साथ अब कंप्यूटर भी अटैच होने लगी है, बायोलॉजी के साथ अब फिजिक्स भी अटैच होने लगी है, बायोलॉजी के साथ सोच के आपको हैरत होगी मैथमेटिक्स का भी कॉम्बिनेशन आने लगा है और एज वेल एज अब बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बिनेशन निकल के आने लगा है। तो मतलब इस तरह कोई ऐसी फील्ड नहीं बाकी रह गई है जो बायो से अटैच ना हो? नहीं हो जी। ओके, तो वैक्सीन डेवलपर की अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं? राइट, बायोलॉजी आपके पास बेसिकली तो होना कैसे चाहिए। करना रहेगा वो आप बताइए जी। तो अब 12th सबसे पहले आप 10th के बाद साइंस ऑप्ट करेंगे और आपको बायोलॉजी आपको लेनी होगी एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट 11th 12th आप करेंगे। 11th 12th अगर मैथ्स रखते हैं साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आगे चल इशू के नहीं है और आगे चल के आपको मैथ्स हेल्प ही करेगी क्योंकि PCMB ले सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी आपका मेन कोर सब्जेक्ट होगा। 12th के अगर बाद बायो की तरफ बढ़ना है तो राइट 12th के बाद आप BSc कर लें, BSc बायोलॉजी कर लें, BSc बायोटेक्नोलॉजी कर लें या BSc मौलिक। आप BSc के बाद जब आप MSc की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वहाँ बायोलॉजी के 2 अलग ब्रांचेस निकल के आ जाएगी। मॉलिकुलर बायोलॉजी आ जाएगी, सेल बायोलॉजी आ जाएगी, माइक्रो बायोलॉजी आ जाएगी या बायोटेक्नोलॉजी जो मैंने बताया BSc में भी आप ले सकते हैं, MSc में भी। और इसके बाद आगे चल के आप रिसर्च करें एंड देन यू बिकम अ वैक्सीन डेवलपर। तो ये यहां तक जाने के पहले सबसे पहले साजिद साहब स्क्रीन पे, क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि बायोलॉजी के कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं, बिल्कुल उसको आप देखें।
तो अब स्क्रीन की बारी है, स्क्रीन पे सारे वो पार्ट जो बायोलॉजी के हैं, जो बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, एक बार उसको देखें आप, ताकि आपको आइडिया हो कि बायोलॉजी को जितना हम लिमिटेड समझ रहे थे, बायोलॉजी उतनी लिमिटेड नहीं है। एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आप बताने जा रहे हैं। जी बताइए। तो स्क्रीन पे देखें आप, बायोलॉजी के आप देखें ब्रांचेस, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये तो कॉमन आपकी दो फील्ड जनरली सुनने में आपको आती होगी, 11-12 में भी आप इसे पढ़ते होंगे। तीसरी ब्रांच देखें माइक्रोबायोलॉजी, चौथी मॉर्फोलॉजी, पांचवी एनाटॉमी, देन सिक्स्थ हिस्टोलॉजी, सेवेंथ सेल बायोलॉजी। इसी के बारे में मैं कह रहा था, वैक्सीन डेवलपर बनने के लिए सेल बायोलॉजी आपको आगे चल के स्पेशलाइजेशन में लेके पढ़ना होगा। इसके बाद फिजियोलॉजी, देन आप देख लें जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे बहुत आजकल काम हो रहा है, बायोटेक में आप मास्टर्स में जाके भी जेनेटिक्स पे बहुत काम कर सकते हैं। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक साइंसेज में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, देन टैक्सोनोमी, देन पैलियोंटोलॉजी, देन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद 14th नंबर पे आप देखें सोशियो बायोलॉजी, ये नया फील्ड देखें आप। इसके बाद 15 पे पैरासाइटोलॉजी, देन 16 पे बायोटेक्नोलॉजी जो कि बहुत मशहूर है बच्चों में। 17th में आप देखें इम्यूनोलॉजी, उसके बाद 18th पे एंटोमोलॉजी, 19th में फार्माकोलॉजी, ये भी बहुत एक फेम ब्रांच है। इसके बाद 20th नंबर पे देखें आप मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसके बारे में मैंने अभी प्रोग्राम में हाईलाइट किया है। एक तो सेल बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया, एक मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन दोनों से आप करके वैक्सीन डेवलपर बन सकते हैं मास्टर्स करके। इसके बाद अब देखें कम्बिनेशन, नई कम्बिनेशंस आने लगी है, बायोफिजिक्स, फिजिक्स एंड बायो का कम्बिनेशन। देन इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, दिस इज, यहाँ से भी बायोकेमिस्ट्री से भी आप मास्टर्स करके वैक्सीन डेवलपर बन सकते हैं। और इसके बाद बायोमैथमेटिक्स, ये सुन के आपको नया लग रहा होगा, लेकिन मैथमेटिक्स एंड बायो का कॉम्बिनेशन आ चुका है। बायो ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेके भी एक कोर्स डेवलप किया गया है। एंड देन बायो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर 3-4 जो कोर्स मैंने रखा है, ख़ासतौर से सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 ऐसे फील्ड हैं जिन फील्ड में मास्टर्स एंड रिसर्च करने के बाद आप एक बेहतरीन वैक्सीन डेवलपर बन सकते हैं। सर दिस इज़ सो ग्रेट। हम लोग को लगता था कि सिर्फ बायोलॉजी से, अगर हम बायोलॉजी लेते हैं, जूलॉजी लेते हैं, तो लिमिटेड सीट हमारे पास है या लिमिटेड करियर ऑप्शंस है, पर आपने तो तकरीबन 25 करियर ऑप्शंस बता दिए हैं हमें। जी, डिफरेंट फील्ड्स है बच्चों के लिए। देखें बायो मैथमेटिक्स, बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री। तो वैक्सीन डेवलपर का जो प्रोग्राम आपने किया है साजिद साहब, इसमें जाने का जो रास्ता जो आपने पूछा, जो मैंने बताया कि 12th तक आपको साइंस पीसीबी लेनी है, फिर उसके बाद बीएससी आपको करना है। बीएससी करने के बाद आप सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर में प्लेन बीएससी से आगे बढ़ सकते हैं, भी ले सकते हैं, या बीएससी में आप अगर चाहें तो मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के कुछ जगहों पे ऑप्शंस हैं, कुछ जगहों पे बायोटेक्नोलॉजी बीएससी में भी मिल जाती है। अदरवाइज बीएससी आप प्लेन साइंस से कर लें, लाइफ साइंसेज से कर लें। मास्टर्स करने के लिए आप वहां से फिर स्पेशलाइजेशन कर लें, आइदर सेल बायोलॉजी में कर लें, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में कर लें, या बायोटेक्नोलॉजी में कर लें, या बायोकेमिस्ट्री में भी आप करके, और मास्टर्स करने के बाद आप रिसर्च करें और उसके बाद किसी भी बड़ी कंपनी में एक वैक्सीन डेवलपर के तौर पे आप अपने आप को प्लेस करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट सा व्यूवर्स का भी, कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लेन बीएससी है जी, तो मैं अगर मास्टर करना चाह रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी में जी, तो क्या कर सकता हूँ? या ऑफ कोर्स कर सकते हैं आप, डेफिनेटली। आप यहाँ से कोई इशू नहीं है, आप आगे चल के स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट हमारा जो है मतलब अगर हमारे ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर क्या करें? बायोलॉजी के ही ये सब सारे विंग्स हैं। जैसे आप प्लेन अगर आप बीएससी करेंगे तो CBZ आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। बॉटनी, अगर फिजिक्स हमारे साथ नहीं है तो कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर मास्टर लेवल पे आप स्पेशलाइजेशन ले लें, आइदर सेल बायोलॉजी में चले जाएं, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में चले जाएं आप, या आगे चल के बायोकेमिस्ट्री की तरफ आप निकल जाएं, या बायोटेक्नोलॉजी की साइड निकल जाएं। मास्टर करने के बाद रिसर्च करें और एक बेहतरीन कंपनी आप ज्वाइन करें और एक वैक्सीन डेवलपर आप बन जाएं। और याद रखेंगे कि
कि फॉरेन कंट्री में आज की डेट में मेडिकल प्रोफेशन यानी पैरामेडिकल इस तरह के कोर्सेज जो जिन बच्चों ने किया होगा उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वैक्सीन के बारे में जैसा साजिद साहब ने कहा, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड के लीडिंग वैक्सीन डेवलपर कंट्रीज में काउंट होता है, आप ये मान लें। और हिंदुस्तान में बहुत सारी, अभी मैं देख रहा था कि कोविड के लिए तकरीबन मोर देन 7 ऐसी कंपनीज हैं जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। और मैं देख भी रहा था कि हेल्थ मिनिस्टर ने ये बताया भी है कि जुलाई 2021 तक तकरीबन 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा हिंदुस्तान में, उम्मीद की जा रही है। और ये सब सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल हो पाएंगी कि इंडिया में वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आगे स्टेज पे जाता है। और इस बार आप बच्चों को एक बात बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस सी का जो जिन्होंने वैक्सीन डेवलप किया है उस साइंटिस्ट को इस बार नोबेल प्राइज भी लाइफ साइंसेज में मिला है। ग्रेट। तो आप देखें कि वैक्सीन डेवलपमेंट अपने आप में एक जिसको कहा जाए ह्यूमैनिटी को बचाने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो आप प्रोफेशनली मॉनिटरिंग गेन भी करेंगे और साथ साथ आप सर्व टू ह्यूमैनिटी भी आप करेंगे। तो एक बेस्ट प्रोफेशन है, आपको बढ़ना चाहिए। हाँ, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ था सर, तब से लेकर अभी तक जो है वैक्सीन के बारे में हम लोग न्यूज़ में इतना सुन रहे हैं कि कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर वैक्सीन डेवलप कैसे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए हैं अब कि उन्हें वैक्सीन डेवलपर बनना ही है, बायोलॉजिस्ट बनना ही है। तो उनके लिए ये एक आसान रास्ता हम लोग बता रहे हैं यहाँ से। नो डाउट। और बहुत बेहतरीन आपने ये प्रोग्राम भी रखा है और अभी इस तरह का एक माहौल भी बना हुआ है कि बच्चों के सामने एक नया स्कोप रखा जाए। पहले इतना रुझान नहीं था लोगों का, नहीं था जी हाँ। और देखें ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सब वैक्सीन निकलने के बाद फिर वहाँ से आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है फॉर पब्लिक यूज़। और उसी तरह से NIV जो यहाँ पुणे में है वो भी एक इंस्टीट्यूट है। और इस वक्त जो वैक्सीन पे काम हो रहा है, मैं देख रहा था कि मैक्सिमम, जैसे ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन पे काम चल रहा है, अमेरिका में 2-3 लैब्स हैं वहाँ पे काम चल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन पे काम हो रहा है उस टीम में इंडियन आपको साइंटिस्ट एक लीडिंग पोस्ट पे आपको दिखाई देगा। तो यही तो बात है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नो डाउट एट ऑल। आपके पास इतनी अच्छी सलाहियत है, आपके अंदर बढ़ने की इतनी अच्छी कैपेसिटी है, बस सिर्फ क्या है, वक्त से चीज़ों का पता करें आप और एक जुनून के साथ लग जाएं। सर, अभी यहाँ पर मैं 2 अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि एक हमें एडमिशन मिल जाता है हमारे कॉलेजेस में, BSc हमने वहाँ से कर लिया। अगर हमें कोई हायर इंस्टीट्यूट से करना है और एडवांस की तरफ बढ़ना है, तो क्या कोई इसके लिए जो है इंस्टीट्यूट है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए JNU का नाम बहुत ज़्यादा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम, दिल्ली का नाम बहुत ऊपर आता है। और वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस का सहारा MSc माइक्रोबायोलॉजी के लिए लेना होगा। तो वहाँ के लिए एंट्रेंस है। उसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है, जहाँ जहाँ ये कोर्स हैं। और एंट्रेंस क्यों है? क्योंकि आपको पता ही होगा सीट्स कम होगी, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा होंगे। तो एंट्रेंस आपको उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का फेस करना होगा। फेस करने के बाद आपको वहाँ पे दाखिला मिलेगा। जितनी सारी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी में तो आजकल बीटेक भी, इंजीनियरिंग भी होने लगी है। बहुत फेम ये फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। आप प्लेन साइंसेस से भी निकल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंजीनियरिंग साइड में भी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, खुली हुई फील्ड है। आपको बायोलॉजी को बहुत लार्ज स्कोप में देखना है और अपने अंदर एक दिल में जज्बा लाना है कि मुझे मॉनिटरिंग गेन तो करना ही करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व भी करना। सर, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल हमारे जहन में आ रहा है, BSc बायोटेक और BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत, देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा सवाल साजिद साहब ने रखा है। BSc बायोटेक में जाने के लिए आपके पास PCB यानी बायो होना ज़रूरी है। मैथ्स आपके पास हो या ना हो, उसके बाद आप 3 साल का BSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स आप करेंगे और उसके बाद MSc बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करना है तो आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। और वहाँ पे बायो हो या ना हो, वहाँ कंपल्शन नहीं है। बायो अगर होगी आपके पास तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आगे आने वाले जो एप्लीकेशंस बायो के आएंगे वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी पढ़ाई होगी। तो वहाँ पे मैथ्स का होना, जहाँ भी टेक का वर्ड लगा होगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मैथमेटिक्स होना कंपल्शन है। लेकिन अगर BSc बायोटेक लेना है आपको तो वहाँ पे आपके पास बायोलॉजी का होना कंपल्शन है। सर, एक और डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा, मॉलिकुलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों क्या है?
जी हाँ, तो स्क्रीन की बारी और मैं 2 लफ्ज़ों में यानी बहुत मिनिमम लफ्ज़ों में दोनों का एक डिफरेंस आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सेल बायोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ, इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स। बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स का फंक्शन कैसे होगा बॉडी में, उसके ऊपर पूरी ये ब्रांच आपकी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ रोल ऑफ वाटर और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और मॉलिक्यूल्स इन मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि आपके बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, इनका क्या फंक्शन होता है आपके बॉडी पे, उस पे बेस्ड ये पूरी जो स्टडी होगी, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का होता है उस पे बेस्ड सारी स्टडी आपको कराई जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस। सेल बेस्ड सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी दैट इज सेल बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी में उस पे बेस्ड सारी स्टडी होगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ओके सर, जैसा कि आपने बताया था कि JNU एक टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से आप जो है बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक। जी ओके, बायोटेक कर सकते हैं। जी। तो इसके अलावा जितनी भी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हर जगह पे आप एडमिशन ले सकते हैं। नो डाउट, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट मिलेगा। ओके। और लाइफ साइंसेस के डिपार्टमेंट में ये सारे कोर्स आपको वहाँ पे मौजूद एकदम होंगे। उसमें बॉटनी भी मिलेगी, जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सारी फील्ड्स आपको मिलेगी। अब तो कुछ जगहों पे बायोटेक्नोलॉजी का अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनने लगा है, क्योंकि बायोटेक का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले टाइम में अभी भी है और आने वाले टाइम में और इसमें ज़्यादा इजाफा होने वाला है। Okay. तो एकदम लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी चले जाएं, चाहे आप चेन्नई यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी चले जाएं, चाहे कोलकाता यूनिवर्सिटी चले जाएं, तकरीबन हर स्टेट में आपको मिलेगा। हर स्टेट में जो सेंट्रल या स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें ज़रूर लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट होगा और वहाँ पे ये कोर्स एकदम अवेलेबल होगा। ओके सर, एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा। सॉरी, आज बहुत सारे सवालात मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कहीं से भी कोई डाउट्स ना मिले आगे चलकर। स्किल्स क्या होनी चाहिए अगर हमें एक वैक्सीन डेवलपर बनना है, बायोलॉजिस्ट बनना है, तो हमारे अंदर मतलब स्किल्स क्या होगी, हमें कब से पता लगाना शुरू करना चाहिए? बहुत बेहतरीन। देखिए, बात आई थी ना कि लॉ कौन कर सकता है, इंजीनियरिंग किसको करना चाहिए, मेडिकल किसको करना चाहिए। सबसे पहली बात देखें कि इसमें रिसर्च आपको करना होगा, आपके पास सिटिंग हैबिट, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी कोई रिसर्च में आपने किसी ऑर्गेनिज्म पे काम करना शुरू किया, कुछ आपने उसमें केमिकल्स मिला के उसके चेंजेस आपने रीड करने शुरू किए, तो चेंजेस आने में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग जाते हैं। लोग लैब में बैठे रहते हैं 9 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे लोग लैब में बैठ के काम करते हैं। तो एक तो सबसे पहले एग्जामिन करना होता है उसे। सबसे पहले आपके अंदर सिटिंग हैबिट होना चाहिए। दूसरा, कंसंट्रेशन आपके अंदर बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, यानी जल्दी से घबराना नहीं है। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, वैक्सीन कभी फेल भी हो जाता है ट्रायल। ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे वैक्सीन के बहुत सारे ट्रायल ऐसे चल रहे हैं जो लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात क्या है, देखिए, महसूस करें आप कि जो वैक्सीन का आप ट्रायल जब आप करते हो तो सबसे पहले आप एनिमल पे करते हो, क्योंकि आप ह्यूमन पे तो कर नहीं सकते आप। अब आप ह्यूमन पे ना करके आप एक एनिमल पे ट्रायल कर रहे हो और उसको कोरिलेट करते हो फिर आप ह्यूमन से, और उसके बाद सारी चीजों को जोड़ने के बाद जब आप कंफर्म हो जाते हो तब ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत होती है। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% सक्सेस आपको मिल ही जाए। नहीं मिलता है तो फिर दोबारा से आपको लगना है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और आपको एक लंबा वक्फा भी लगेगा क्योंकि आपको रिसर्च तक जाना है। तो एक अच्छा, और जाहिर सी बात है, जहाँ टाइम लगाएंगे वहाँ पे गेन भी आप ही को ज़्यादा होगा, क्योंकि जो चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप उसे निकालते हैं तो आपका गेन भी मैक्सिमम होता है। तो कंसंट्रेशन और साथ साथ डिवोशन अगर आपके अंदर है तो आपको बढ़ना चाहिए। तो सर, मैं पहला सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। PCM से BSc कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, और जब से वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में सुन रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट अब जो है वैक्सीन डेवलप करने की तरफ आ रहा है, यानी एक बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? ये BSc कंप्लीट कर ले PCM के साथ, या बायो लेने के लिए एक बार फिर से एडमिशन ले BSc बायो के साथ? देखिए, BSc में बायो तो अब इनको नहीं मिल सकती क्योंकि इन्होंने 11-12 में बायो नहीं रखा होगा। और अगर रखा है तो हाँ, रखा है तो अब 1 साल का यहाँ पे क्यों वेस्ट करना, मैं इनको रास्ते बता रहा हूँ।
मैंने बताया कि वैक्सीन डेवलपमेंट में कौन कौन से लोग जा सकते हैं, जिनके पास सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये 3 बायोलॉजी के सब्जेक्ट हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, या बायोकेमिस्ट्री हो। देखिए केमिस्ट्री की बहुत सारी फील्ड है। केमिस्ट्री में जैसे आपने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, वैसे ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, उसी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री है, और उसी तरह से एक बायोकेमिस्ट्री भी है। तो आप बीएससी करें, एमएससी बायोकेमिस्ट्री से आप कर लें, और उसके बाद रिसर्च करके आप एक अच्छे वैक्सीन डेवलपर बन सकते हैं। तो दिस इज फील्ड, ये फील्ड अभी भी आपके लिए ओपन है। बीएससी करें, एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करके, और आगे बढ़ें आप। ओके, ये अगला सवाल है व्यूअर्स का कि मैं बायो से बीएससी कर रहा हूँ, आगे चल के मुझे वैक्सीन डेवलपर बनना है, मुझे ये जानना है कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। जब भी आप किसी कंपनी को, जो वैक्सीन डेवलपमेंट करने की कंपनी होगी, जब वहाँ पे आप एक वैक्सीन डेवलपर बनेंगे, तो इसका मतलब वैक्सीन पे आपको रिसर्च करना होगा, और उस पर नए नए जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके लिए वैक्सीन का डेवलपमेंट करना होगा। तो एक ओबियसली एक रिसर्च स्कॉलर बनने के बाद आप वहाँ पहुँचेंगे, तो आपकी प्रोफाइल ही होगी एक जूनियर साइंटिस्ट की। किस तरह की जॉब करना होगा वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे एक लैब होगा, लैब में आपको ओबियसली रिसर्च करना है, नई नई वैक्सीन डेवलप करना है। और जैसे आपने सुना होगा इंडिया में सीरम है इंस्टीट्यूट, वो वहाँ पे क्या है कि वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम होता है। तो आप अपने लैब में वैक्सीन का डेवलपमेंट करेंगे, या ऑलरेडी जो वैक्सीन्स होंगी उनमें और मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, उस पर आप काम करेंगे। यानी अल्टीमेटली आपको रिसर्च पे काम करना है। ओके सर, बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं वैक्सीन डेवलपर बन जाता हूँ, बायोलॉजिस्ट बन जाता हूँ, तो मेरा पैकेज कितना होगा इंडिया में? पूछना ही नहीं है पैकेज आजकल तो वैसे भी। और मुझे लगता है कि पैकेज जब आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे और आपकी एक एजुकेशनल प्रोफाइल होगी, तो इसमें सैलरी मुझे नहीं लगता है कि 50,000 से कम होनी चाहिए स्टार्टिंग में। और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, ये सैलरी अपने आप ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐड फॉर्म में, मल्टीप्लाइड फॉर्म में आगे बढ़ेगी। ओके सर, अगला सवाल है, मैं गुजरात से हूँ, मैंने बीसीए किया है, एमसीए विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस करना होगा, और एमसीए के लिए बेंगलोर में अच्छी कॉलेज बताएं। देखिए, जो अच्छा कॉलेज है वहाँ तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। पहले तो आप ये देख लें, क्योंकि अच्छे कॉलेज में सारे बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन दाखिला हो, और जहाँ सीट्स कम और बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे एंट्रेंस ही एक रास्ता है वहाँ पहुँचने का। तो अच्छे कॉलेज में जाना है तो फिर एंट्रेंस देना ही होगा, ये जहन में आप बिठा लें। बाकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहें तो एमसीए कर सकते हैं, वहाँ पे कोई एंट्रेंस का स्कोप नहीं है। विदाउट एंट्रेंस आप अपने बीएससी के मार्क्स के बेस पे रजिस्ट्रेशन करा के एमसीए अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो बीसीए के बाद डायरेक्ट एमसीए में दाखिला देते हैं, लेकिन जहाँ तक अच्छे कॉलेज की आपने बात की है, एंट्रेंस तो देना होगा आपको। सर बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ये सवाल खुशतर नाज का है, बिहार की रहने वाली हैं। इन्होंने लिखा है कि अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने इस साल 12th पास किया है, मेरा परसेंटेज 66% आया है। अब मैं KVPY की स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कैसे अप्लाई करना होगा? साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि सर आपका शो बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह शो हमेशा चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हम लोगों के साथ हैं, हम लोग आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देखती हैं और इतने अच्छे आपने ख्यालात यहाँ भेजे। फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेंटर कहाँ कहाँ है वो जानना चाह रही हैं स्कॉलरशिप? राइट, आप देखें कि KVPY का एग्जामिनेशन कौन बच्चा दे सकता है, जो 11th रेगुलर हो, 12th रेगुलर हो, या बीएससी के फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट हो। तो पहले ये देख लें कि 12th के बाद डिस्टेंस से नहीं, डिस्टेंस से भी कहीं रेगुलर स्टूडेंट आपको, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अच्छा, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ईयर गैप हो और आप चाहें कहीं एडमिशन नहीं लिया हो 12th के बाद, और तब आप चाहें कि KVPY हम दे दें, तो आप नहीं दे सकते। रजिस्टर्ड आपको होना जरूरी है, इधर 11th में हो या 12th में हो या BSc पार्ट 1 में। तो पहले ये देख लें, फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के बाद KVPY का सेंटर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। बिहार में पटना डेफिनेटली अवेलेबल है। बड़े शहरों में जितने स्टेट के कैपिटल्स हैं, सारे कैपिटल्स में सेंटर अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ बड़े शहर हैं, वहाँ भी KVPY का सेंटर मौजूद है। तकरीबन हिंदुस्तान में 50 के आसपास सेंटर हैं जहाँ पे KVPY का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और ये एग्जामिनेशन 2021 जनवरी में होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है
तो जल्दी से फॉर्म फिल करें, क्योंकि फॉर्म फिल करने की हम लोगों ने डेट पहले भी बताई थी। तो केयरफुली रहें, फॉर्म फिल करें और ये देख लें कि बीएससी रेगुलर आप स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की हैं या नहीं है। ओके, साथ ही साथ इन्होंने सवाल एक और लिखा है कि मैं 12th साइंस में बायोलॉजी किया है और मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं कौन से सब्जेक्ट लूँ जिससे मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊँ। अभी तो 12th हो गया है, बायोलॉजी के साथ भी है, तो बड़ा आसान है सर। हाँ, मतलब डॉक्टर बनने के लिए आपको अभी नीट का सहारा लेना है। अगर आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, तब भी आपको नीट का सहारा लेना है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पहले से मैं बता रहा हूँ, 1 नेशन 1 टेस्ट, नीट के अलावा डॉक्टर बनने के लिए कोई दूसरा टेस्ट नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया। ये सवाल पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी एक भाई दूसरे भाई के लिए सर परेशान है। तो ये सवाल रखने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं जो शुरू से ही अपने भाई के लिए परेशान हैं। सर आप भी मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इनके बारे में कुछ बोलें। डियर सर, सलामुन अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर, आई एम फ्रॉम लखनऊ। I secured 94% in 12th and I got a decent rank in JEE mains. Good. But I'm worried about my younger brother's career. He is in class 11th and his subjects are English, accounts, economics, commerce, physical education and computer science, which he has chosen on his own interest. He is secured 87.4% in class 10th and he is confused as sometime he say that he want to become a lawyer or some other career options he want to choose. His computer science is very strong. Sir, please guide him as he is somewhat careless and not serious towards his regular studies, which is worrying me and my father. Advise him what he can do for better career option in future. Jazakallah. यासिर, पहले तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप सेहतमंद रहें और आप जैसे बच्चे। इनका खुद भी परसेंटेज बहुत अच्छा आया है, 94% JEE मेंस में इन्होंने अच्छा रैंक भी सिक्योर किया है सर। और आप इंजीनियरिंग कर भी रहे होंगे। अभी 12th में 94% आया है। बहुत अच्छा, आप बेहतरीन, बहुत अच्छे ख्यालात आपके हैं और आपके भाई के लिए तो आप एक तरह से अल्लाह की इनायत है कि इतनी अच्छी सोच आपकी है और उम्मीद करता हूँ सर मुझे बहुत खुशी हो रही है यकीनन। थोड़ा छोटी एज है और घर का माहौल आपका, जब आप इतने केयरफुल हैं तो चेंज इंशाल्लाह जी। और इनके पापा दोनों परेशान है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। परेशान नहीं होना, तो आप एडवाइस और कर आप जी, आप इनका जो परसेंटेज है 87.4% है, ये लॉयर बनना चाहते हैं और किसी और में भी करियर अपना बनाना चाहते हैं। वही मैंने कहा कि उस बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यासिर जैसा अटेंटिव भाई उसका है। बहुत अच्छे बच्चे आप हैं और ऐसे ही मैं चाहूँगा कि और भी जो बच्चे हैं, अगर उनके छोटे भाई बहन हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप ऐसे ही सोचना भी चाहिए, क्योंकि घर का माहौल ऐसे ही ठीक होता है। जब घर का माहौल ठीक है तो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाती हैं। कभी कभी देखने में लगता है कि डेविएशन है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने अटेंटिव है आप उसको ट्रैक पे ले आएंगे। देखिए यहाँ से एक बात मैं कह रहा हूँ, चाहे उसको लॉ की फील्ड लेना हो और एक और आपके सामने मैं एंट्रेंस बोल रहा हूँ। पहले क्या होता था कि अगर आपको MBA करना होता था IIM से, तो उसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट का एंट्रेंस देते थे। लेकिन अभी 12th के बाद IIM रोहतक और IIM इंदौर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA का प्रोग्राम उन लोगों ने लॉन्च कर दिया है। तो क्लैट का या MBA जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन दोनों IIMs में है, इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट इसलिए कि 10th तक की मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग ये आएगा। बस क्लैट में लीगल एप्टीट्यूड आ जाता है, इधर लीगल एप्टीट्यूड नहीं आता है। तो इंग्लिश आप उसकी अच्छी कराएं, मैथ्स, करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा उसका कमांड करवाएं। मुझे लगता है कि आप उसको इंशाल्लाह शेप दे के ज़रूर 2-3 महीने में एक अच्छे डायरेक्शन पे आप ले आएंगे और आने वाले वक्त में वो एकदम प्रॉपर ट्रैक पे चलेगा। इनके भाई से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेगुलर स्टडीज़ में सीरियस नहीं है? देखें, आप महसूस करें कि जब आपका भाई इतना अच्छा एक बड़ा है और वो मेहनत करके कल को आगे निकलेगा और अगर आप पीछे छूट गए तो समाज में फिर आप उसके बराबरी में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो उस वक्त आपको लगेगा, देखिए कोई भी आदमी हो, ज़िंदगी में किसी भी आदमी से आप मिले, हर इंसान चाहता है कि आने वाले वक्त में उसको एक अच्छी पोस्ट मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, पैसे हाथ में हो, समाज में इज्जत हो। लेकिन ये सब पाने का एक एज होता है। वंस जब ये एज हाथ से निकल जाएगा तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बड़ा भाई मेहनत करके समाज में इन सब सारी चीज़ों को हासिल कर ले और आप कहीं पीछे छूट जाएं
और जब कल साथ में आप खड़े हों तो आपको फ़र्क महसूस होने लगे और आपको तब पछतावा हो कि मैंने अपने टाइम को काश प्रॉपरली यूज़ किया होता और अपनी ज़िंदगी को वहाँ लेके पहुँचता जहाँ ये दोनों या मेरे फादर या मेरा बड़ा भाई चाहता था। तो केयरफुल रहें। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक बार ट्राई करें। मैं छोटे भाई से आपके यहाँ से एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम की वेरिएबिलिटी को आप समझें, वक्त जो मिला है उसका प्रॉपर यूज़ करना आप सीखें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जैदी का है। ये कह रहे हैं कि आई एम डूइंग BSc इन CBZ। आई हैव टू गिवन माई एंट्रेंस एग्जाम फॉर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। प्लीज़ गाइड मी अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द सिलेबस। देखिए, सिलेबस के बारे में जहाँ तक आपने पूछा है, तो जो आपने BSc किया है, लाइफ साइंसेज का जो सब्जेक्ट लेके आपने किया होगा उस पर, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में आप जाएंगे तो बॉटनी वो बेस, वो तो सारी चीज़ें रहेंगी ही। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग भी, आजकल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग खास तौर से, और इंग्लिश में कहूँगा, ये तकरीबन अगर आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस और मेडिकल का एंट्रेंस हटा दें तो तकरीबन सारे एंट्रेंस में ये चीज़ आपको दिखाई देगी। तो वो पेरेंट जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे छोटे हों, 9-10 में हो, तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश खास तौर से इनिशियल फेज से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से अपने बच्चों को जोड़ें। तो जो सब्जेक्ट आपने BSc में पढ़ा उस पर बेस्ड होगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग प्लस इंग्लिश आप ज़रूर अपनी अच्छी रखें। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं कि आपने वैक्सीन डेवलपर्स के बारे में आज हमें इंफॉर्मेशन दिया कि बायोलॉजिस्ट आप एक कैसे बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको वैक्सीन डेवलपर बनना है तो आपके पास जो स्ट्रीम यानी जो सब्जेक्ट आपको, जिसमें आपको मास्टर्स करके आगे रिसर्च करना है, दैट इज सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। इससे आप मास्टर्स करके आगे रिसर्च करके एक बेहतरीन वैक्सीन डेवलपर बन सकते हैं। मेरी तरफ से इस नए फील्ड में कदम बढ़ाने के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इंडियन नेवी में बहुत सारी वैकेंसीज आई है। जो बच्चे साइंस से 12th हैं या जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और भी दीगर स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए वैकेंसीज आई है। एक बार इंडियन नेवी की साइट पे जाएं और वैकेंसीज को देखें और जिसके लिए आप एलिजिबल हों उसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। इंडियन नेवी ज्वाइन करें आप। तो जी हाँ नाज़रीन, जाते जाते बता दूं, चैनल विन के प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोफिजिक्स। अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। याद रहे, हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोफिजिक्स के बारे में। इससे जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने करियर के बारे में अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाजरीन से मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ कि हमें आगे बढ़ते ही रहना है। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।